नैनीताल में 20वें राज्यपाल गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसकी शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन गोल्फ क्लब के मैदान से की है। यह प्रतियोगिता 30 मई से 1 जून को राजभवन गोल्फ क्लब के मैदान में खेली जानी है। तो इस मौके पर राज्यपाल ने प्रतियोगिता में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। अच्छे खेल के प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आज अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हमने 3 दिन का गवर्नर्स कप प्रतियोगिता गोल्फ टूर्नामेंट राजभवन गोल्फ कोर्स के जो आयोजन है इसका टी ऑफ किया है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पार्टिसिपेशन इतना सुंदर है। देयर आर 177 पार्टिसिपेंट्स और सबसे बड़ी खुशी ये है कि इसके अंदर में 80 साल के हमारे एल्डर्स हैं और 6 साल के बच्चे हैं और बढ़ चढ़कर हमारी महिलाओं ने, हमारे बच्चों ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। तो 20वें राज्यपाल गोल्फ प्रतियोगिता की शुरुआत, फिलहाल आप ये तस्वीर भी देख पा रहे हैं, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की तरफ से शुरुआत की गई है। तो राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं। मनीष, कितने गोल्फर्स इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं? सरकार का उद्देश्य? देखिए, बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, कहीं न कहीं गोल्फ खिलाड़ियों का ये मनोबल बढ़ाने वाला भी है और जिस तरीके से राज्यपाल ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी की है, वो ये दिखाता है कि आखिरकार खेलों के प्रति जो सरकारें वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन राज्यपाल गुरमीत सिंह भी जिस तरीके से गोल्फ प्रतियोगिता का उद्घाटन कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि राज्यपाल भी जो है वो खेले को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से खिलाड़ियों को निखारने की बात करते हैं, तो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, खेल मंत्री हो, यदि अगर ये सब मिलकर प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से जो खेल प्रतिभाएं हैं वो उनमें भी निखार मिलता है और जो खिलाड़ियों का मनोबल होता है वो भी बढ़ता है। तो सीधे तरीके से देखें तो नैनीताल में जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है वो कहीं न कहीं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ जो है युवा खिलाड़ी हैं उनका भी मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कई राज्यों के इसमें प्रतिभाग जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं। जी, फिलहाल गोल्फ के क्षेत्र में सरकार क्या उद्देश्य लेकर चल रही है आने वाले 2-4 साल बाद, 5 साल बाद? देखिए, गोल्फ प्रतियोगिताएं जो है वो भले ही उत्तराखंड में कम देखने को मिलती हो, लेकिन जो खिलाड़ियों की दिलचस्पी और काफ़ी जो है बेहतर खेल भी गोल्फ को माना जाता है। कहीं कहीं पर जो है उत्तराखंड में जो ये गोल्फ के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखाते भी हैं और एक शौकिया तौर पर जो इस गेम को ज़्यादा देखा जाता है, तो इसको जो है वो शौकीन खिलाड़ी ज़्यादातर खेलते हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी कई जगह पर इसको खेला जाता है और नैनीताल में भी जो है इसको खेला जाता है। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य सरकार का ये कि सभी गेमों को प्रमोट करने का उद्देश्य सरकार का है और उसी तरीके से गोल्फ को भी जो है एक तरीके से जो है वो सरकार प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और राज्यपाल भी उस मुहिम को आगे एक तरफ से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं कि गोल्फ की प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के साथ साथ गोल्फ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम राज्यपाल कर रहे हैं। जी, ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 20वें राज्यपाल गोल्फ प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की तरफ से शुरुआत की गई। सभी खिलाड़ियों को, गोल्फर्स को बधाई भी दी गई है। वहीं उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दरअसल कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट ने मामले में 2 साल 8 महीने बाद अपना फैसला सुनाया। वहीं कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन तीनों पर धारा 302, 201, 354 इसके तहत ये दोषी पाए गए हैं। बता दें कि पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। वो ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट
काम कर रही थी। लापता होने के एक हफ्ते बाद अंकिता का शव चिल्ला शक्ति नहर से बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि अंकिता को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारियों ने विवाद के बाद धक्का देकर नहर में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय का फैसला आ गया है। बहुत लंबे समय से पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि इस पे फैसला आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, और पूरे राज्य की जनता की ये मांग थी कि इसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसमें हालांकि असली जो इस पूरे कांड के पीछे वीआईपी था, उसका आज तक पता नहीं लग पाया। उसके बारे में पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसला स्वागत योग्य है। आजीवन कारावास का सजा तीनों आरोपियों को, पुलकित आर्य को, अंकित को और सौरभ को, कोर्ट ने सुनाई है। हम चाहते थे, पूरे राज्य की जनता चाहती थी कि इसमें फांसी की सजा हो। जितना जघन्य अपराध था, और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, लगातार इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन एक सवाल लगता है अभी भी अधूरा है, जिसका जवाब नहीं मिला कि वो वीआईपी कौन था। भले ही इन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये मामला सामने आया था और अंकिता भंडारी की जो हत्या जब हुई थी और ये चीजें सामने आई थी, तो उत्तराखंड में उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला था और सड़कों पर जनता जो है वो उमड़ पड़ी थी। ऋषिकेश एम्स में जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी तो वहां पर भी काफी तनावपूर्ण माहौल था, और जब अंकिता के सबको श्रीनगर ले जाया गया था तो वहां पर परिजनों ने भी सबको जो है अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। हालांकि मान मनोबल के बाद जो है वो परिजनों ने जो है अंतिम संस्कार किया था। लेकिन सीधे तरीके से देखें तो कहीं न कहीं सरकार उस समय काफी दबाव में थी, लेकिन सरकार ने उसके बाद जिस तरीके से निर्णय लिया और अंकिता के परिजनों ने जो जो डिमांड सरकार के सामने रखी, वो जो है मांगे भी पूरी की। और अगर आरोपी की गिरफ्तारी की बात करें तो सबसे बड़ा जो एक्शन सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से जो पक्ष कोर्ट में रखा गया है, उसका ये असर रहा कि जो तीनों आरोपी थे उनको बेल तक जो है नहीं मिल पाई, जबकि ये मामला हाईकोर्ट तक गया और तमाम चीजें जो है बेल पाने को लेकर हुई, लेकिन ये तीनों आरोपियों को बेल नहीं मिली। और कम ही ऐसा देखने को मिलता है किसी मामले में कि यदि जो आरोपी हैं उन्हें बेल न मिल पाए। इसके अलावा अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें तो 24 घंटे के अंदर तीनों की जो है गिरफ्तारी हो गई थी, और उसके अलावा एसआईटी जांच जो है सरकार की तरफ से की गई थी और महिला आईपीएस अधिकारी के द्वारा जो है इसकी जांच की गई थी। तो 500 पन्नों की चार्जशीट सरकार की तरफ से ये एसआईटी की रिपोर्ट में जो तैयार की गई थी उसको दर्ज किया गया था, यानी कि सरकार ने केस को मजबूत करने की कोशिश की थी। हालांकि जो पुलकित आर्य के पिता हैं विनोद आर्य, वो संघ से जुड़े हुए पृष्ठभूमि के नेता माने जाते हैं और बीजेपी में उनकी अच्छी पकड़ है। तमाम फोटोएं भी उनकी उस समय वायरल हुई थी जो बीजेपी नेताओं के साथ थी कि केस को कमजोर करने की कोशिश जो है वो की जा सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा कहीं पर भी कोई कमजोर पक्ष जो है
वो इस पूरे केस में दिखाया नहीं। और पुलकित आर्य जो आज जो है जिनको कठोर कारावास आजीवन भर के लिए हुआ है और उनके जो दोस्त थे उनको भी जो सजा हुई है, तो समझा जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर थी। सरकार की पैरवी जो है वो कोर्ट में कहीं ना कहीं जो थी वो ठोस रही और इसी का नतीजा है कि आज ये मामला संज्ञान में आया। जहां तक आपका सवाल है, वीआईपी की बात जो थी वो उत्तराखंड की विधानसभा में भी उठी थी, क्योंकि विधानसभा में जो विपक्ष के द्वारा इस मामले को उठाया गया था और वीआईपी को लेकर सवाल किया गया था। तो उस समय जो कैबिनेट मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, जो संसदीय कार्य मंत्री भी थे, उन्होंने बकायदा सदन में भी यह जवाब दिया था कि वीआईपी कोई नहीं था, बल्कि वीआईपी जो होता है वो कमरा होता है गेस्ट हाउस में, तो इसलिए कमरे को संबोधन शायद रहा होगा। और जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई थी कि वीआईपी को सर्विस देने का दबाव जो है वो पुलकित आर्य की तरफ से जो है वो अंकिता पर बनाया गया था और इसी को लेकर विवाद हुआ था। और ये चीजें जो पुष्पक था, जो अंकिता का दोस्त था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, उसकी चैट से जो मोबाइल चैट थी उससे ये चीजें सामने आई थी और ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई थी। करीब 100 गवाहों से पूछताछ की गई और 100 गवाहों के जब बयान हुए तो उनसे जो पूछताछ हुई उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और आजीवन कारावास का जो है फैसला तीनों आरोपियों को लेकर सुनाया गया। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 21 से 31 मई तक देश के सभी जिलों में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने का निर्णय लिया गया था। तो जयंती को लेकर उत्तराखंड के राज्य मंत्री मधु भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड में 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जाएगी। वहीं सीएम धामी के आवास पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। रानी जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनका 300वीं जो है जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ही उनकी ये जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। और उनके कृतित्व को लेकर शासन प्रशासन उनके द्वारा जो चलाया गया उस कालखंड में भी वो महिलाओं की जो इतनी बड़ी सेना लेकर उन्होंने अनेकों युद्ध किए और एक प्रशासनिक क्षमता जो उन्होंने उस कालखंड में दिखाई, आज की जो महिलाएं हैं उनको अपना आदर्श मानती हैं। और उसी क्योंकि राजनीति क्षेत्र में बहुत अहम जिम्मेदारी महिलाओं की है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है उनकी जन्म जयंती वर्ष पर 31 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास सदन में जो है ये कार्यक्रम भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं जुजित्सु में भारत का नाम रोशन करते हुए हल्द्वानी की नव्या पांडे ने इतिहास रच दिया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 9वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नव्या पांडे की ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन कर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम धामी ने नव्या से जल्द ही मुलाकात करने की भी बात कही। वहीं नव्या ने इस मौके पर उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई नौकरी के लिए सीएम धामी का आभार जताया। बता दें कि पिछले वर्ष नव्या पांडे को खेल कोटे के तहत उत्तराखंड सरकार ने वन विभाग में नौकरी दी थी। बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आपने जो है जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा में। चलो चलो, मैं बहुत अच्छा, घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हल्द्वानी में 1 जून को कांग्रेस की तरफ से भव्य जय हिंद रैली का आयोजन किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मौके पर पहुंचकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून को होने वाली जय हिंद रैली ऐतिहासिक होने वाली है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का धन्यवाद किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के वकील सुभाष उपाध्याय ने हाईकोर्ट के एडिशनल न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्हें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ अब उत्तराखंड हाईकोर्ट में अब कुल जजों की संख्या 10 हो गई है। बता दें कि उच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या 11 है, जिसमें से अभी 1 जज की नियुक्ति होना बाकी है। तो इस बार एडिशनल जज के रूप में हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी इस उत्तराखंड हाई कोर्ट को मिले हैं और हम उनकी कार्य क्षमता को जानते हैं कि जिससे जो डिस्पोजल है हमारे केसों का, पुराने केसों का, वो जो है तेजी से होगा और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बढ़िया तरीके से होगी। और हमें आशा है कि जल्दी ही 1 जज और जल्दी से हमारे हाई कोर्ट में जो अभी पेंडिंग है वो आएंगे और एक प्रमोशन से भी शायद अभी 1 और जज आएंगे। तो हमारा ये मानना है कि जजेज आएंगे तो काम होगा और एडवोकेटों के बीच जो है हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी के जज बनने पर बड़ी खुशी है। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदल लिया है। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात ने न सिर्फ गर्मी से राहत दी है, बल्कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इधर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ताजा जानकारी के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात के आसार हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कुछ हिस्सों में भी बादलों की दस्तक तय मानी जा रही है। मौसम विभाग ने यहां बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थानीय लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं हरिद्वार के सलेमपुर में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। वहीं दमकल विभाग और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं हरिद्वार में नगर निगम जमीन घोटाले की जांच पूरी हो गई है। आईएएस रणबीर सिंह चौहान के नेतृत्व में समिति ने जांच पूरी करते हुए अपनी रिपोर्ट सचिव शहरी विकास को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो जांच में न सिर्फ जमीन खरीद की प्रक्रिया को दोषपूर्ण माना गया, बल्कि इस प्रकरण में शामिल उच्च अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और माना जा रहा है कि घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में साल 2016 में हुए चर्चित दल बदल प्रकरण में सीबीआई की जांच जारी है। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं को समन जारी किया है। वहीं सूत्रों की माने तो अलग अलग तारीख पर सबको तलब किया गया। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का और कुछ न कुछ
वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे, ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान न हो पाए। हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को भू कटाव से बचाने के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में बड़ा घोटाला सामने आया। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार बनाने के दौरान आपदा प्रबंधन के मानकों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद सुरक्षा दीवार बनाने वाली एजेंसी पर रोक लगा दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि सुरक्षात्मक कार्य करने वाली एजेंसी ने नदी से ही रेता पत्थर उठाकर निर्माण में लगा दिया और कार्य में नई क्रशिंग मशीन लगाई गई, जो कि आपदा प्रबंधन के नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए गए।